आने वाले 28 दिसंबर को आईएम हाई मदरसा का चुनाव हो रहा है। तृणमूल पैनल से आप लोगों ने 6 उम्मीदवारों को उतारा है। उसके बाद जो इससे पहले मौजूदा सेक्रेटरी रहे, उनका बयान है आप लोगों के खिलाफ, खासकर आपके खिलाफ, कि आप इससे कब्रिस्तान कमेटी आपके हाथों में रही। आपने शहर बांसबेड़िया के लोगों को अभी तक उसका कुछ हिसाब किताब नहीं दिया और आज आप उनसे हिसाब किताब का सवाल जवाब कर रहे हैं। क्या बोलेंगे इस मामले? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और बांसबेड़िया के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जैसे बोला कि मौजूदा सेक्रेटरी जो आईएम हाई मदरसा के हैं, उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं कब्रिस्तान को लेकर। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, मौजूदा सेक्रेटरी झूठ भी बड़ी ईमानदारी से बोल रहा है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि कब्रिस्तान कमेटी जो है हम लोगों ने 7 साल चलाया। ये 7 साल में हम लोगों ने जितना काम किया मदरसा के कब्रिस्तान के अंदर, ये कब्रिस्तान में जाने वाले लोगों के लिए जीता जाता एक सबूत है। मैं उसको आपको डिटेल बता दूं कि जब इससे पहले सोहेल साहब थे, वो अपना जो हिसाब दिए, हिसाब देने के बाद हम लोग के अंडर में सिर्फ 10,000 रुपया आया था। उस वक्त पूरा कब्रिस्तान वीरान था, कुछ नहीं था वहाँ पर। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उस कब्रिस्तान को अपने अंडर में लिए, जब कमेटी बनी, तो सबसे पहले हमारी कमेटी ने कब्रिस्तान के अंदर पूरे कब्रिस्तान की साफ सफाई करवाई। उसके बाद अवामी चंदा नहीं, कुछ मखसूस लोगों से चंदा लेकर हम लोगों ने वहाँ पे वजू खाना सबसे पहले वजू खाना हम लोग ने बनवाया। वजू खाना बनाने के बाद हम लोग कमेटी के सारे लोग बैठकर फिर हम लोग रेजोल्यूशन लिए कि कब्रिस्तान के अंदर और क्या क्या काम बाकी है। इन 7 सालों में हम लोगों ने उस कब्रिस्तान के अंदर, पूरे कब्रिस्तान के अंदर हम लोगों ने शेड का काम किया। पहला काम, कब्रिस्तान के अंदर हम लोगों ने तालाब किनारे वाल गार्ड करवाए। कब्रिस्तान के अंदर हम लोगों ने 1100 गाड़ी माटी हम लोगों ने डलवाया। 4 खटाल, जिसको 6 खटाल है कब्रिस्तान के अंदर, 4 खटाल की उसकी भरपाई हुई। उसके बाद हम लोगों ने कब्रिस्तान के साइड ड्रेन बनवाए। कब्रिस्तान में जो है 2 बड़ा बड़ा गेट लगवाए और लाइट का पूरा व्यवस्था हम लोगों ने करवाया कब्रिस्तान के अंदर। ये सारा काम जो है हम लोगों ने 7 साल के अंदर किया। और ये बोलता है कि हिसाब, उसको शर्म आना चाहिए। इससे पहले उन्हीं के लोग जो है कब्रिस्तान के अंदर सेक्रेटरी थे और कमेटी के में वो लोग भी था लोग। जिस तरह से हिसाब हमने अगला जो कमेटी वालों को दिए है, ऐसा हिसाब आज तक किसी अंजुमन का कोई सेक्रेटरी नहीं दिया होगा। पाई का हिसाब हम लोगों ने दिया है। अगर उनको अगर जानना है तो अपने आस खास जो उनके पास रहते उनसे जान ले कि पाई का हिसाब दिए हैं। इससे पहले जो है दफन कराई का पैसा कहाँ जाता था, किसके पास रहता था, आज तक किसी ने नहीं जाना। लेकिन हमने उस रजिस्टर में सिर्फ दफन कराई पैसा 6 साल के अंदर 56 लाख रुपया हिसाब दिखाया है। 56 लाख रुपया। इसके बाद भी कुछ लोग जो है चंदा के तौर पर बहुत सारा जो है पंखा कोई दिया, कोई लाइट लगवाए, कोई पाइप का काम कराए अपना, वो अपने आखिरत के लिए करवाते थे, उसका कोई हिसाब नहीं है। ये सारा काम हम लोगों ने कब्रिस्तान के अंदर करवाया है। और वो बोलता है हिसाब नहीं दिए हैं। अगर लेना है तो अभी जो मौजूदा कब्रिस्तान कमेटी का सेक्रेटरी है जनाब आलम साहब है, प्रेसिडेंट जो है जनाब दिलशाद अहमद है, और कैशियर जो है मनोवर अली है। उन लोगों के पास पूरा दस्तावेज है, जाकर वो जो है चेक कर ले कि उसमें हमने हिसाब जिस तरह से दिया आज तक किसी सेक्रेटरी ने नहीं दिया होगा। ये सब तो आरोप और प्रति आरोप की बातें आपने जो बताई। अभी सामने जो चुनाव है, आपने अपने हिमायती तृणमूल के हिमायत में 6 कैंडिडेटों को दिया है, क्या कहेंगे आवाम से उनको लेकर? आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि ये मदरसा एक एजुकेशन की जगह है। यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्ट करना मतलब एक गार्जियन जो होता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि
स्कूल के अंदर किसी भी मीटिंग में जब वो बैठे तो उनका जो रेजुलेशन होता है वो पढ़ सके। लेकिन हमने जो है अपने कैंडिडेट से और जो है विरोधी दल के कैंडिडेट से कंपेयर किया तो मैंने ज़मीन और आसमान के फ़र्क देखे, ज़मीन आसमान का फ़र्क देखे। हम लोग फख्र से बोलेंगे कि हमारे जितने 6 कैंडिडेट हैं वो सारे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। और आवाम से मेरी गुजारिश है कि इस पर ज़्यादा तवज्जो दे, इसलिए कि ये मदरसा जो है एजुकेशन की जगह है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आवाम जो है जो 55 साल 60 साल 70 साल के हैं वो बाखूबी जानते हैं कि आज जो मदरसा की बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आ रही है, कुछ इमारतें जो है जनाब आलम साहब की जब सिगरेटी थे तो उस टाइम बना था, उसके बाद जो है 2 टर्म जो है हमारे जनाब अनवर साहब थे उनकी मौजूदगी में बना है। हम ये कहना चाहते हैं ये सारा बिल्डिंग जो है, कुछ बिल्डिंग आलम साहब के मौजूदगी में बना था, कुछ जो है अनवर साहब के। ये बोला है ऐतिहासिक काम। क्या हम अगर बिल्डिंग बनाएंगे या कोई आकर रंग कर उसको बोलेगा हम ऐतिहासिक काम करते हैं, ये क्या यहाँ का आवाम मान लेगी? कभी नहीं मानेगी। ये झूठ जो फैला रहे हैं, इन झूठ पर यहाँ का आवाम ना जाए, वो अपना जहन को बाखूबी इस्तेमाल करे और हमारे जितने भी 6 कैंडिडेट हैं उन 6 कैंडिडेट को जिताकर वो जो है मदरसा के अंदर लाए, ताकि आने वाले दिनों में मदरसा के अंदर जो है तालीमी मियाद को और बुलंदी पर लेकर जाया जाए। मैं यहाँ के अवामों से गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो कैंडिडेट जो है जनाब अकबर अली साहब, जनाब आसिफ इकबाल मास्टर साहब, जनाब रोस्तम अली एडवोकेट साहब, जनाब जावेद कुरैशी साहब, जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब और हमारी मोहतरमा जयगुन्नेसा साहब, इन सभी 6 कैंडिडेट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारा स्कूल और तरक्की करे। सर, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप समझदार हैं और बहुत हद तक बहुत कुछ समझते हैं। आपने देखा होगा कि अभी इस इलेक्शन में आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, गार्जियनशिप में आप भी एक उम्मीदवार हैं, मगर मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रहा हूँ कि तरक्की पसंद इत्तेहाद का जितना भी पोस्टर लगा है उसमें एक चेहरा है। तो चेहरा यहाँ के साबिक सेक्रेटरी स्कूल के रहे मोहम्मद जुल्फिकार साहब का है, मगर आप लोग के पोस्टर में अभी तक ऐसा कोई चेहरा नहीं आया जिसे आप लोग हाईलाइट करके या आप इलेक्शन को लड़ेंगे। क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। चेहरा, उनका चेहरा आ गया है और उस चेहरे से तमाम बांसबेड़िया के लोग बखूबी वाकिफ हैं, और यही एक चेहरा है। आप जो है गुज़िश्ता 20 सालों का अगर आप जायजा लेंगे बांसबेड़िया के सियासी, समाजी, तालीमी, तो माया मुहाज की हुकूमत में ही यही चेहरा था और आज भी यही चेहरा है। इसके अलावा इनके पास और कोई चेहरा नहीं है। और ये मुझे जाति बात नहीं कहना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा कह देता हूं कि जब माया मुहाज की हुकूमत हुआ करती थी मगरबी बंगाल में, तो यहां से अगर किसी को पार्टी का कोई ओहदा मिलना होता था तो यही चेहरा था। एलसीएम बनना है, लोकल कमेटी मेंबर बनना है तो यही चेहरा है। गौर हरिजन का सेक्रेटरी बनना है तो यही चेहरा है। गेंजेस हिंदी स्कूल, हाई स्कूल का अगर सेक्रेटरी बनना है तो यही चेहरा है। डॉक्टर मुख्तार का अगर सेक्रेटरी बनना है तो यही चेहरा है। आईएम हाई मदरसा का सेक्रेटरी भी बनना पड़ा तो यही चेहरा है। अभी एरिया कमेटी बनती है तो यही चेहरा है। तो ये इतने लायक आदमी है कि इनके पास पढ़े लिखे लोगों की कोई इज्जत नहीं है, कोई वकार नहीं है, और दूसरे जितने भी सीनियर्स लीडर्स हैं इनके पास कोई वकार नहीं है। सिर्फ यही चेहरा है इनके पास और इसी चेहरा पे लड़ते हैं। इसलिए कि ये चेहरा जो है एक ऐसा चेहरा है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है। और ये माया मुहाज की हुकूमत और ये माया मुहाज के लोग और ये कांग्रेस के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो लोग भी हैं, इस चेहरे के लिए जो है रोजगार मुहैया कराते हैं
और ये IM हाई मदरसा का इलेक्शन जो है ये इस चेहरे के लिए जो है रोजगार मुहैया करने का जरिया है। और हम लोग का चेहरा जो है आपको बता दूं, हमारी कोर कमेटी है। हमारी कोर कमेटी इलेक्शन के बाद हमारी कोर कमेटी बैठेगी, हमारे तृणमूल पार्टी के जो रहनुमा है, सीनियर लीडर्स हैं, वो लोग बैठेंगे और हम लोग आपसी इत्तेफाक से जो है हम लोग अपना चेहरा सिलेक्ट करेंगे जो हमारे नेतृत्व करेगा, जो हमारे स्कूल में जो है हमारे सेक्रेटरी और दूसरे ओहदों के लिए जो है नाम चुने जाएंगे। एक और सवाल है कि तालीमी मेयार के बारे में आप क्या सोचते हैं? स्कूल में आप लोग आरोप पे आरोप फैला जा रहा है, मगर स्कूल तो है, वो तो स्कूल है, वहाँ पे मेन चीज है कि आप लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक अच्छी कमेटी आए, तालीमी मेयार अच्छा हो, स्कूल का स्ट्रक्चर अच्छा हो, इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत जी, जनाब खुर्शीद साहब जो है भूल गए हैं कि तालीमी मेयार का उन्होंने जो अपने लीफलेट में जो है दिया है परसेंटेज, अगर वो गुज़िश्ता साल का 5 साल का देते तो समझ में आता मेयार बुलंद हुआ है या गिरा है। तो इसी में मजीद और मैं इजाफा कर दूं कि तालीमी मेयार स्कूल का, हमारे IM हाई मदरसा का दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हमने बच्चों से मिला, हमने बच्चों के गार्जियन से मिला, बच्चे हम लोगों को बतलाए कि क्लास नहीं होता है, एक बेल अगर 1 घंटी बजती है तो एक टीचर आते हैं तो फिर 2 घंटी 2 बेल जो है क्लास फाका रहता है, खाली रहता है, पढ़ाई होती नहीं है। और जिस तरह डॉक्टर मुख्तार में जो है पढ़ाई का निजाम था, कोचिंग सेंटर वगैरह चलता था, उसको जो है इन लोगों ने, यही चेहरा ने उसको जो है बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। उसी तरह IM हाई मदरसा का भी तालीमी मेयार को जो है बर्बाद करने की जो है चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन बांसबेड़िया के ट्यूशन पढ़ाने वाले जो उस्ताद हैं, जो हर इलाके में, वो मंसूर मास्टर साहब हों, जियाउद्दीन मास्टर साहब हों, नईम सर हों, और भी बहुत सारे लोग, इम्तियाज हैं, और भी बहुत सारे बच्चियां हैं, असगरी है, और हमारे मोहम्मद अली साहब वाइफ की जो है वाइफ हैं वो हैं, और भी बहुत सारी बच्चियां पढ़ा रही हैं। मैं इन तमाम ट्यूशन पढ़ाने वाले उस्तादों का जो है तहे दिल से, सिपुर में सद्दाम पढ़ाता है, इनका जो है शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बांसबेड़िया के तालीमी मेयार को बुलंद रखने में जो अपना रोल अदा किया है। मैं अपनी पार्टी के तरफ से, तृणमूल पार्टी के तरफ से, और अपने 6 उम्मीदवार के तरफ से, और इस इलेक्शन के जो कोर कमेटी है उसके तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की मेहनतों और कोशिशों से जो है आज बांसबेड़िया में जो पढ़े लिखे नौजवान जो निकल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका जो है कोशिश और आपकी जो है मेहनत जो है रंग लाती है, जिससे जो है हम अपने वकार को जो है तालीमी मैदान में बचा पाते हैं। एक इल्जाम है आपके ऊपर, मदरसा गौसिया रिजविया, जिसके आप अभी मौजूदा सेक्रेटरी हैं, जिसको लेकर के काफी दिनों तक आप उसमें रहे और उसका हिसाब व किताब आवाम तक नहीं पहुंचा है, इस मुद्दे पे क्या कहें? जी, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन ये जो मदरसा का IM हाई मदरसा का जो इलेक्शन है, मैं इससे, इस मदरसे का दीनी मदरसा है, ये खालिस दीनी मदरसा है, यहाँ पे कुरान और हदीस पढ़ाया जाता है। मैं इसको जो है इससे अलग रखना चाहूंगा और मैं इसका जवाब दे रहा हूं, लेकिन आपसे गुजारिश है इस सवाल के जवाब को जो है इस मदरसा के इलेक्शन से जो दूर रखें। आप इसको ये कीजिए, सर्कुलेट कीजिए, लेकिन जो है ये IM हाई मदरसा के से इस मदरसे को दूर रखेंगे। अच्छा, मैं बतला दूं, इस मदरसा गौसिया के बारे में मैं बतला दूं कि जब ये सालिम मास्टर साहब से जो है ये कमेटी जो है हम लोगों की तरफ आई, तो उस वक्त जनाब कलाम मास्टर साहब जो है उस कमेटी के प्रेसिडेंट हुए और जनाब खुर्शीद आलम साहब जो है उसके सेक्रेटरी हुए, और हम लोग जो है कमेटी मेंबर में आए, हम लोग जो है रहे, एडवाइजरी वगैरह मिलाकर हम लोगों ने कमेटी बनाया। तो उस वक्त हम लोगों ने देखा कि मदरसा तो है लेकिन कोई पेपर्स नहीं है, मदरसा का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पेपर्स नहीं है। तो जनाब खुर्शीद साहब की सरबराही में हम लोगों ने मदरसा का जो है तमाम पेपर्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स को बनाया। हम लोगों ने बैंक अकाउंट बनाया, मदरसा का बैंक अकाउंट बनाया, मदरसा को रजिस्टर्ड करवाया, मदरसा का रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने मदरसा का पैन कार्ड बनवाया। उसके बाद जितना भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता था एक मदरसे के लिए, एक स्कूल चलाने के लिए, एक मदरसा चलाने के लिए, वो तमाम चीज हम लोगों ने किया। इलेक्ट्रिक कनेक्शन वगैरह लिया, मदरसे के नाम से टेलीफोन लिया गया, तमाम कुछ किया गया। ये एक टर्म जो है हम लोग जो है मदरसा के टोटल पेपर्स वगैरह ठीक किए। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही चेहरा नहीं था कि फिर जो है दूसरी बार भी वही चेहरा आएगा। हम लोगों ने चेहरा बदला। हम लोगों ने मस्जिद में ऐलान करवाया कि कमेटी का मियाद मुकम्मल हो चुका है, तमाम हजरात जो भी
ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो फला तारीख को जो है मदरसे में अहाते में आए और इसका इंतखाब में हिस्सा ले। एक जुमा नहीं, हम लोगों ने 2-2 जुमा 3-3 जुमा ऐलान करवाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और कमेटी का इंतखाब हो। उसके बाद फिर कमेटी बनी, उसमें जो है मैं सेक्रेटरी बना। तो मेरे सेक्रेटरी के दौर में जो है तमाम और भी पढ़ाई वगैरह का मियार किया गया। हम लोगों ने कोई खास काम नहीं किया, हमारा टर्म थोड़ा सा छोटा रहा। उसी दरमियान जो है एक जमीन की बात हो गई। उस वक्त जो है मैं मिड टर्म में ही मैंने रिजाइन कर दिया मैं अपनी जाति काम से। तो जनाब तबरेज हबीबी साहब जो है इसके सेक्रेटरी बने। उनके दौर में जो है मदरसे की अपनी जमीन 2 कट्ठा जमीन खरीदी गई। 2 कट्ठा जमीन खरीदने के बाद हम लोग जो है उसमें जो है तमाम पैसा वगैरह इधर उधर से चंदा उठाकर उसमें लागत से हम लोगों ने मदरसा बनवा, वहां पे जमीन खरीदा गया। जमीन वाले के जो है कर्ज पर उधार पे खरीद लिया गया। वो भी बेचारे जनाब मोहसिन साहब ने बहुत मदद की, जमीन रजिस्ट्री कर दिया और जो है बाकी भी पैसा रहा, हम लोगों ने चंदा उठाकर उनको पैसा दे दिया। उसके बाद हम लोग जब तामीर करना चाहे तो उन्होंने फिर कहा कि मैं अपनी जमीन मजीद बेचना चाहता हूं। तो फिर जो है हम लोग जो है आधा कट्ठा जमीन फिर खरीदे। फिर हम लोगों ने जो भी पैसा इकट्ठा किया चंदा उठाया करके फिर आधा कट्ठा जमीन हम लोग खरीद लिए। तो फिर 2.5 कट्ठा जमीन हो गई। ये करते हुए फिर उसके बाद तबरेज हबीबी साहब का जो है टर्म पूरा हो गया। फिर हम लोगों ने ऐलान करवाया, मस्जिद में तमाम हिसाब किताब पेश किया गया, सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर कमेटी बनी, मैं सेक्रेटरी बन गया। उसके बाद फिर उस जमीन खरीदने के बाद हम लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और माशाल्लाह बांसबेड़िया के लोगों ने जो है भरपूर ताउन किया और उनके ताउन से हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर जो है तैयार किया है जो अभी जेर तामीर है। उसके बाद अभी फिर जो जमीन के मालिक है मोहसिन साहब, उन्होंने फिर कहा है उनकी जो बाकी बची हुई जमीन है वो भी जो है वो बेचना चाहते हैं। उनको ऐसे भी हम लोग 2 लाख रुपया अभी एडवांस देकर रखे हैं और बाकी पैसा देंगे तो बाकी जमीन भी रजिस्ट्री कर देंगे। तो ये बातें भी जो है अभी चल रही है और उसमें कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है और अभी जो है हम लोग इस काम पर जो है काम भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम भी पूरा हो जाएगा और मजीद जो जमीन खरीदने की बातचीत चल रही है वो भी हम लोग खरीदेंगे। और एक जो हम लोग का ख्वाब है कि बांसबेड़िया में एक मॉडल मदरसा बनाने का जिसमें एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस होगा, ऐसा मदरसा जो है हम लोग बहुत जल्द जो है शुरू करने वाले हैं। और उम्मीद है कि इस मदरसे को जो है सियासत में ना लाएं, ये खालिस दीनी मदरसा है। इस मदरसे को जो है मस्जिद, मदारिस, दरगाह, कब्रिस्तान इनको जो है सियासत से दूर रखा जाए। जो सियासी लोग हैं वो सियासत करें, लेकिन हमारे जो दीनी असासे हैं मैं इससे बार बार आपको वाजे कर देना चाहता हूं कि आप सियासत कीजिए, बखूबी कीजिए। आपका जितना ढंग है आप उस ढंग से सियासत कीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता है। लेकिन आप हमारे दीनी मदारिस, हमारे मसाजिद, हमारे दरगाह, हमारे कब्रिस्तान को सियासत से दूर रखे, नहीं तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। दुनिया में भी आपको जो है रुसवा होना पड़ेगा और आखिरत में भी आपको रुसवा होना पड़ेगा। बराए मेहरबानी हमारे मदारिस को, हमारे मसाजिद को, हमारे दरगाहों को और हमारे कब्रिस्तानों को जो है सियासत से दूर रखें। आज मेरा सवाल आपसे बस एक ही है, वही सवाल जिसका जवाब आपने पहले दिया था। आपने कहा था कि मदरसे पे लगभग 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा कर्ज, मगर आज एक हैंडबिल सामने आया है इत्तेहाद पसंद जो उम्मीदवार है उनका, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बगैर किसी ठोस सबूत के मदरसा पर 33 लाख रुपए का कर्ज और कमीशन खोरी का इल्जाम लगाकर आवाम को गुमराह किया जाता है। ये उनका कहना है। और मैं एक बात और इसमें पूछना चाहूंगा कि आप आज इल्जाम उन पे लगा रहे हैं जिनके साथ आप देखे जाते हैं। लगभग पिछले 1 साल से कम ही कुछ अरसा हुआ होगा आप उनके साथ हमेशा देखे गए हैं और मदरसा के हर एक मीटिंग में देखे गए हैं। क्या कहेंगे इन सब बातों? दिलशाद साहब, ये क्वेश्चन आपका हमको माजी में जाने का, अगर माजी में ना जाऊं तो इसका जवाब ठीक से ना दे पाऊंगा। देखिए, ये जो पुरानी टीएमसी की कमेटी थी, जनाब सोहेल साहब सेक्रेटरी थे, तो जैसे ही वो सेक्रेटरी बने उसके बाद शायद आप लोगों को मालूम होगा सारा हिंदुस्तान, सारा दुनिया एक वबा के चपेट में आ गया और उसका नाम था कोरोना वायरस, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ और पैसा रहते हुए काम नहीं हो सका। और उससे पहले यहाँ करीब 1 करोड़ के लागत से जनाब नसरुद्दीन साहब थे, उन्होंने उनके कोशिशों से, और जो मदरसा के सेक्रेटरी उस वक्त शायद
अनवर साहब थे, उन दोनों के मुश्तरका कोशिशों से एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक लगभग 1 करोड़ के का ये बनाया गया था हॉस्टल, तो भी चालू नहीं हो सका। उसके बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में टीएमसी की जो उम्मीदवार थे वो बुरी तरह हारे। ये मौसूफ इनको लोगों ने माने पूरे दिल से जोश व खरोश से इनको जीत दिलाई। बहुत खुशी हुई। हम इनके साथ करीब 25 साल पहले भी इनके साथ हम काम कर चुके थे, तो मुझे कुछ उम्मीद जगी कि कुछ काम हो। जब ये आए तो हम इनके साथ कुछ उम्मीद के साथ जुड़े इस वजह से कि मदरसा में टीचर की कमी, बद इंतजामी फैली हुई थी। ये एक्सेप्ट करने में हमको जरा भी शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हकीकत को मान लेना अक्लमंदी है, क्योंकि ये अवाम जानती है और अवाम को गुमराह करना अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अवाम ही सब कुछ है। आज नहीं तो कल अवाम आपको सबक सिखाएगी, हमको भी सबक सिखाएगी। तो हम इनके साथ जुड़े। उस वक्त हम लोग जब बैठे, टीचरों से बात हुई, तो एक सबसे बड़ा जो मसला सामने आया, साइंस के टीचर नहीं थे। तो कोरोना के टाइम में आप लोग देखे होंगे बहुत से इदारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए थे। तो एक दिमाग में बात आया कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड ला के, और लखनऊ का एक इदारा था जो मुसलमान बच्चों को लिए 4,000 रुपया पर एनम लेता और क्लास पूरा कराता उन लोगों को, जिसमें उनकी जॉइंट्स की तैयारी कराता, नीट की तैयारी कराता। इसी बिना पर एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का दिमाग में आया। खटते खटते 1 साल गुजर गया। 1 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड एक जगह से मिला। अब ये क्या किए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो आ गया, तो मैं बोला कि भाई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गया, बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। हम लोग हो क्या कि एक साउंड बॉक्स छोटा मोटा खरीद ले और चालू कर ले। तो ये बोले हाँ ठीक। उसके बाद ये टाल मटोल करते गए। हुआ क्या कि आज से 1 महीना पहले जब इलेक्शन नजदीक आ गया तो इन्होंने मुझे फोन किया कि आइए चालू कर दिया जाए। तो भाई किसी चीज का एक सेशन होता है, आप लोग जानते होंगे कि सेशन होता है, ये इस टाइम से क्लास शुरू होता है। मैंने मतलब स्मार्ट क्लास जो अभी चालू हुआ है वो आज से 1 साल पहले ही आ गया था। 1 साल पहले आ चुका था। और ये अपना बाजार इलेक्शन चूक के ये पॉलिटिशियन है, इनका काम है वोट जीतना। हम लोगों का काम वोट जीतना नहीं है। हम लोगों को चेहरे को लोग पहचानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। तो ये किए और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बेकार पड़ा रहा, अनयूज पड़ा रहा। अब रही बात कि ये मौसूफ कुछ लोग, जनाब जुल्फिकार, साबिर हुसैन रईस, ये बहुत सा नाम है, तरक्की पसंद इत्तेहाद से एक लिफलेट निकाले हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि कर्ज और धोखाधड़ी का बाद जो रकम बोला जा रहा है ये सरासर गलत है। मगर एक YouTube चैनल है, उस पर इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ कर्ज है, कुछ कर्ज है। तो मैं मौसूफ से पूछना चाहता हूं कि कौन अपने बात से कंट्राडिक्ट कर रहा है, कौन आवाम को गुमराह कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। और आप कुछ कब, क्या अमाउंट है आपका, आप अमाउंट क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या आपको शर्म आ रही है अमाउंट बताने में? क्यों नहीं बता रहे हैं आप अमाउंट? क्या आपकी मजबूरी है? मैं आपसे इल्तिजा करूंगा दिलशाद साहब कि आप जाइए अमाउंट पूछिए। और ये जो साउंड सिस्टम का बाजार बनाए हैं, एक टीचर मिले हमसे, मैं गया था जिस दिन नॉमिनेशन था, उनसे मैं पूछा कि भाई
आप लोग स्कूल फंड से 12 लाख रुपया का साउंड सिस्टम क्यों लगाए हैं सारा स्कूल में? तो मौसूफ हम टीचर बोले हमसे कि देखिए खुर्शीद भाई, हम लोग बोले थे कि सिर्फ स्मार्ट क्लास में आप लगाइए, स्कूल का फंड रहने दीजिए। स्कूल का फंड रहेगा तो बहुत से नागहानी काम आएगा, उसमें यूज होगा। ये नहीं माने, अपना काम किए। दूसरी बात कि ये जो चैंपियन बने हैं कि तालीम पर इनका पूरा पूरा फोकस है, तालीम पर। हम बोलते हैं कि आपका फोकस तालीम है ही नहीं, ना कभी रहा है। आपका काम है, एक इलेक्शन जीत गए, आप टाल मटोल करते करते नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी करेंगे। इसका काम है आपका। आप तालीम पर नहीं ध्यान देते हैं। और ये जनाब 3 साल का मदरसा का बोर्ड का परसेंटेज दिए हैं। भाई कंपैरिजन 3 साल का नहीं होता है, कम से कम आप 5 साल का दिए होते, पिछली कमेटी का भी परफॉर्मेंस आप दिए होते, तब ना कंपैरिजन होता कि भाई आप 3 साल का दे दिए, पिछला क्यों नहीं कमेटी का दिए कि क्या परसेंटेज है पे पास फेल का। और एक बात कि आप बांसुरिया के सभी इदारों का नाम लिए हैं, उनका हिसाब मांगे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप बहुत जागरूक आदमी हैं। आप बहुत कायदे से अपने मदरसा की नाकामी को भटकाना चाहते हैं, मगर आप एक इदारे का नाम भूल गए, मून स्टार, जिसमें मैं भी आपके साथ था। उसमें तो सब बिल्डिंग है, उसको क्यों आप बर्बाद करके रखते हैं? उसमें तो आप एमपी का फंड भी लाए, क्यों बर्बाद पड़ा हुआ है? क्या वजह है? आप बताएं हो हमको। अब मून स्टार है अभी, सॉरी मदरसा गौसिया रिजवा भी जेरे तामीर है, और इसकी तामीराती काम स्लो इसलिए है कि एक मस्जिद तामीर हो रही है, करीब 2 करोड़ रुपया का बजट है। तो एक आदमी से हम लोग चंदा कितनी बार लेंगे? आप शायद आपको मालूम है कि नहीं, मुस्लिम इदारों में सबों से पैसा नहीं लिया जा सकता है। कुछ बंदिशें हैं, उनसे ही पैसा हम ले सकते हैं। बात बोल दूं और खत्म करूंगा कि आप बोले हैं कि ज्ञानी जैल सिंह अनपढ़ थे। आपकी तालीमी लियाकत पर तो मुझे शक हो रहा है इस बात पर। आप नहीं जानते हैं कि ज्ञानी जो लफ्ज है वो सिखिज्म, जो सिख मजहब है, उसका क्या मानी है। वो मजहबी जैसे आलिम फाजिल इस्लाम के लोग, पंडित हिंदुइज्म में जो पंडित होते हैं, उसी तरह ज्ञानी जो लफ्ज है वो मजहबी पेशवा का ये है। आपको शायद नहीं मालूम है, वो बहुत बड़े पेशवा थे सिखों के, वो अनपढ़ नहीं थे। तो आप अपने अनपढ़ों की टोली को इस बिना पर जायज मत ठहराइए, समझे? इस इलेक्शन को लेकर स्कूल के देखिए, ये जो इलेक्शन है इसके लेकर मैं चंद बातें रखूंगा आपके सामने, क्योंकि मैं पहले बता दूं कि मैं IM हाई मदरसा का एक्स स्टूडेंट हूं। मैं उसमें तालीम हासिल कर चुका हूं। अभी चंद दिन पहले जो सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने कहा कि जो भी सरकार के तरफ से ग्रांट आता है वो PWD के जरिया या आपको म्युनिसिपल के जरिया काम किया जाता है, पैसा उनके हाथों तक नहीं आता है। तो मैं बता दूं कि शादी बुकिंग से जो पैसा मिलता है क्या वो सरकार लेती है? एडमिशन से जो पैसा मिलता है क्या वो सरकार लेती है? स्कूल के दुकानों से जो पैसा मिलता है क्या वो सरकार लेती है? बच्चों से जो डेवलपमेंट फीस जो लिया जाता है क्या वो सरकार लेती है? बच्चों से जो लिविंग सर्टिफिकेट के नाम पे पैसा लिया जाता है क्या वो सरकार लेती है? मिड डे मील से जो पैसा बचता है क्या वो सरकार लेती है? जितने सफाई के साथ उन्होंने ये बात रखा, उसमें इतना सच्चाई तो है नहीं इस बातों में। और मैं बता दूं कि जो उन्होंने तकरीबन कमोबेश 33 लाख रुपया जो स्कूल को कर्ज में डाले हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? हम लोग भी उस स्टूडेंट रह चुके हैं,
उस टाइम कोई कमेटी पे कोई कर्ज नहीं थी, मदरसा पे कोई कर्ज नहीं था, सारा बिल्डिंग उस टाइम का है, सारा बिल्डिंग का बुनियाद उस टाइम पड़ा। इनके दौरे हुकूमत में जब तक ये इनका पीरियड था, एक भी फाउंडेशन वाला काम नहीं हुआ, एक भी बुनियादी वाला काम बता दें। एक काम इनका जो नजर आता है, जो शेड, वो शेड आज देखा जाए तो रेलवे के जमीन पे शेड है, चलिए वो भी मान लिया अच्छा है, पर आज वो शेड का हालत देखे हैं, चंद महीनों में उसका हालत बद से बदतर हो गई है। आज वो शेड में जो सीटिंग बनाया गया, बताइए वहां कौन बैठेंगे? वहां क्या बच्चे बच्चियां बैठेंगी? रेलवे के साइड में, रेलवे के किनारे वो तो पूरा पार्क बना दिया गया है। अब वो पार्क बना, वो रात में वहां लोग गांजा पीने वाले वहां गांजा पी रहे बैठ के। बोलिए, और एक बात मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, उसमें लाखों लाखों का स्कूल में करप्शन हुआ है, लाखों लाखों का, बगैर टेंडर के करोड़ों रुपया का काम एक कंट्रैक्टर को दे दिया गया है, एक कंट्रैक्टर को दे दिया गया है। हालांकि ऐसा होता है कि मुनिसिपल में भी अगर हम लोग हैं तो मुनिसिपल में हम लोग देखते हैं कि 1 लाख रुपया से ज्यादा का अगर काम हो तो ई टेंडर निकाला जाता है, टेंडर होता है, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है उसमें हिस्सा लेते हैं, अपना अपना टेंडर जमा देते हैं। मगर एक कॉन्ट्रैक्टर को सेटिंग करके उससे करोड़ों रुपया का काम करवाया गया और उससे बहुत लाखों लाखों का करप्शन किया गया, उससे कमीशन लिया गया है। जो भी काम इन्होंने किया है सारा काम कमीशन बेस पे काम किया है। मैं उसी स्टूडेंट हूं, उसी स्कूल का एक्स स्टूडेंट हूं। मैंने उस टाइम का पढ़ाई का म्यार, अभी का पढ़ाई का म्यार में जमीन और आसमान का फर्क है। उस टाइम हम लोग कितने अदब और आदाब के साथ हम लोग तालीम हासिल उसमें किए हैं। अभी स्कूल में जाने के बाद गाली सुनने को मिलता है स्टूडेंट के मुंह से कि ये गाली गलौज का भी मामला सामने आता है। तो आप बताइए क्या रहा डिसिप्लिन? इन्होंने डिसिप्लिन या पढ़ाई को बद से बदतर कर दिया। जो पहले था उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपना इलेक्शन को ये करने के लिए, इलेक्शन आया कलर चालू हो गया, इलेक्शन आया। हालांकि देखिए डीएमई की तरफ से जो स्मार्ट क्लास बोला जा रहा है, स्मार्ट क्लास आज से 1 साल पहले आ गया था। इन्होंने इलेक्शन का इंतजार किया, जैसे इलेक्शन आया स्मार्ट क्लास को चालू किया, जैसे इलेक्शन आया इन्होंने कलर का काम चालू किया, जैसे इलेक्शन आया गार्जियन को बुलाकर इन्होंने मीटिंग किया। हालांकि देखिए ये बेवकूफ ना बनाए, ये अभी का जो दौर है स्मार्ट दौर है, सारे गार्जियन जानते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि टोटल तरक्की जो है ममता बनर्जी गवर्नमेंट के जरिए हो रही है। जब से ममता बनर्जी का गवर्नमेंट आई है बंगाल में, आप हर स्कूल को देखिए, ये हर एक बच्चे को देखिए, स्कॉलरशिप से लेकर, जूता से लेकर, किताब से लेकर, बैग से लेकर, पढ़ाई का निजाम से लेकर, ज्यादा से ज्यादा सहूलत, ज्यादा से ज्यादा सुविधा ममता बनर्जी दे दी है। आज तक उन्होंने ममता बनर्जी का कोई नाम नहीं लिया, सिर्फ अपना गुण गाते हैं। उन्होंने क्या दिया इस स्कूल को? उन्होंने सिर्फ लिया है स्कूल से, उन्होंने सिर्फ कमीशन लिया है इस स्कूल से, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर दम है तो मेरे सामने वो एक बार डिबेट में बैठ जाए, स्कूल का इतिहास वो सामने रख दे, उसका मैं जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं समाज को, समाज में रहने वाले IM हाई मदरसा के गार्जियन से यही अपील करूंगा कि देखिए आप अपने बच्चे के भविष्य को देखिए। इसीलिए हमारे जो 6 उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, जो हमारे TMC के पैनल से जो 6 उम्मीदवार जो खड़े हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर स्कूल को डेवलपमेंट कीजिए, अपने बच्चे के पढ़ाई के निजाम को बचाए, अपने बच्चे के पढ़ाई के निजाम को बेहतर बनाइए।